कर ली थी, ठीक है। आज से हम हमारे जो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे थोड़ा-सा डिटेलिंग में हम उनको समझ लेंगे। क्योंकि उनके नाम दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, तो देयर आर स्लाइट चांसेस कि उनसे थोड़ा-सा डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाए। हालाँकि जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, वो सब मैंने निकाल के रख लिए हैं। पिछले साल आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं टेस्ट मेजरमेंट से और 2023 के पेपर में सिर्फ 2 आए हैं। तो लास्ट ईयर आए हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस साल भी आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 5 तो आएँगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑफर देख लेते हैं। ऑफर फिजिकल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है, उसको नोट कर लेंगे। तो ऑफर की फुल फॉर्म द अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, क्योंकि ये ऑफर डेवलप द ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट इन 1957। तो 1957 में आपका ये टेस्ट आया। द टेस्ट वाज द फर्स्ट नेशनल फिटनेस टेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1958। तो अराउंड डिस्कस तो ये हो गया था 57 में, जो डेवलप हो गया था, लेकिन इसका ये जो पब्लिशमेंट हुआ ये आपका 58 में हुआ। तो 1958 में आपका जो ऑफर यूथ फिजिकल टेस्ट है वो हम लोगों के सामने आया, ठीक है। इसके बाद इन 1975 इट बिकेम ऑफर्ड। 75 में ऑफर्ड हो गया, जिसकी फुल फॉर्म हो गई अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। तो अभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम इसको ऑफर्ड के नाम से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर टोटल 6 टेस्ट बैटरीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्योंकि जितने आपके इसमें जितने भी आपके इसमें टेस्ट दिए हुए हैं 6, इसमें से बहुत सारे ऐसे कॉमन टेस्ट हैं जो अभी आप हम आगे जब कुछ टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये आपके उसमें भी आएँगे, ठीक है? तो हम इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे अगर यहाँ पे, तो बाद में हमको इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं पुल-अप्स की, जो कि बॉयज़ के लिए होते हैं आफ्टर टेस्ट में, और सेम पुल-अप्स की जगह गर्ल्स के लिए उसमें होता है फ्लेक्स आर्म हैंग, ठीक है? अब ये मेज़र क्या करते हैं? तो ये मेज़र करता है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ आर्म्स एंड शोल्डर्स, ठीक है? तो पुल-अप्स में या फिर फ्लेक्स आर्म हैंग के कंडीशन में जो मेज़रमेंट हो रहा है, वो हो रहा है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ का और मस्कुलर एंड्योरेंस का। कहाँ पे? आपके आर्म्स में और आपके शोल्डर्स में, ठीक है। सेकंड आपका इसमें है बेंट नी सिटअप्स, ठीक है, जिसमें आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस जो आपका ट्रंक है उसका पता चल रहा है। थर्ड है आपका शटल रन 10 इंटू 4 यार्ड्स का, जिसमें आपकी स्पीड और एजिलिटी पता चल रही है। फोर्थ आपका है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिसमें आपकी एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ पता चलेगी। फिफ्थ 50 यार्ड डैश, स्पीड ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये आपका इसमें मेजर होगा। और सिक्स्थ है आपका 600 यार्ड रन वॉक और 9 मिनट रन वॉक, जो कि आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को टेस्ट करता है, ठीक है। तो इन 6 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं, तो आपको इनके बारे में आफ्टर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इस टेस्ट का। तो अगर हम बेसिक आफर टेस्ट की बात करें, अब देखो कल मैंने आपको एक टर्म बताया था, मॉडिफाइड आफर टेस्ट या फिर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एनी पर्टिकुलर टेस्ट। हमारे आज के जमाने में या फिर हमारे आज के टाइम में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब मॉडिफाइड आफर टेस्ट कराते हैं। इस तरीके से कोई पूरा फॉलो इसको नहीं करता है, ठीक है। आप बीएचयू में भी जाओगे, जनरली जो हमारा आफर टेस्ट होता है, इन बुक्स क्या कहा गया है कि ये 2 दिन में होना चाहिए, फर्स्ट डे और सेकंड डे। बीएचयू में एक ही दिन के अंदर सारे आपके टेस्ट करा के खत्म कर दिए जाते हैं। एचएनबीजीयू में आपका जो मॉडिफाइड वर्जन होता है, एक सेशन सुबह, एक मॉर्निंग का सेशन और एक इवनिंग के सेशन में, दोनों टाइम में करा के आपका मॉडिफाइड आफ्टर टेस्ट को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत कम अब ऐसा होता है कि 2 दिन में आपके इन टेस्ट को पूरा किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत हो जाते हैं और प्लस कोई इतना बर्डन नहीं लेना चाहता कि 2 दिन इसको चलाओ, एक ही दिन में करो और खत्म करो, ठीक है। तो फर्स्ट डे कौन-कौन से इवेंट है? सबसे पहले आपका पुल-अप्स, फिर बेंट नी सिट-अप्स और फिर है आपका शटल रन। ये आपके हो गए पहले दिन के। सेकंड डे आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, 50 यार्ड डैश है और 600 यार्ड रन वॉक या फिर 9 मिनट रन वॉक टेस्ट आपका इसमें होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पुल-अप्स की। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि किस तरीके से क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए और एक पुल-अप कैसे परफॉर्म होता है, उसकी स्कोरिंग कैसे होती है और एरर्स उसमें क्या-क्या आ सकते हैं, जो कि कभी भी जब कोई स्टूडेंट परफॉर्म करता है तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले एक वुडन या फिर मेटल बार चाहिए, ठीक है। डायमीटर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी 1.5 इंच का आपका डायमीटर होगा, ठीक है। लैडर, स्टॉप वॉच, गर्ल्स के लिए स्टॉप वॉच उसमें चाहिए होती है, ठीक है। पुल-अप्स की बात करें बॉयज के केस में, तो एप्रोप्रिएट हाइट शुड बी देयर दैट लेग्स ऑफ सब्जेक्ट डू नॉट टच द ग्राउंड। तो इतनी हाइट होनी चाहिए इस बार की, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो, कि एक सब्जेक्ट की जो लेग है वो नीचे टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रिप शुड बी ओवरहेड, पाम फेसिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये आपकी जनरली ऑस्ट्रेलियन ग्रिप भी कहलाती है, ठीक है।
जब हम ऊपर से इसको ग्रैब करते हैं, जैसे कि इसने देखा है ये ओवरहेड पाम या आपकी सॉरी क्या है ये? ओवरहेड पाम बोलेंगे इसको? नहीं, क्या ग्रिप बोलते हैं इसको यार? कुछ नाम होता है क्या इसका जनरली? वो है क्या कोई यहाँ पे वेट लिफ्टर वाला? कोई वेट लिफ्टिंग वाला या पावर लिफ्टिंग वाला कोई है यहाँ पे? देखो ऑस्ट्रेलियन ग्रिप तो इसको बोलेंगे ही, ठीक है? एक कुछ टर्म और होता है जब हम इसको ऊपर से पकड़ते हैं। क्या ठीक है। ठीक है, तो बॉडी शुड बी रेज्ड दैट चिन कम अप टू द लेवल ऑफ द बार। तो आपको हुक ग्रिप बोलते हैं। ठीक है, तो हुक ग्रिप बोल लेते हैं इसको। हुक अच्छा पूछ रहे हो क्या? मैं श्योर नहीं हूँ दिनेश, मैं इसलिए पूछ रहा था। कोई अगर वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग वाला होगा तो उसको एग्जैक्ट पता होगा कि जब बारबेल को लिफ्ट करते हैं तो इस ग्रिप को क्या बोला जाता है। मुझको ऑस्ट्रेलियन ग्रिप पता है या फिर पाम डाउनवर्ड ग्रिप, ओवरहेड पाम, कुछ ऐसा नाम होता है इसका। चलो मैं चेक करके बताऊँगा, ठीक है? अब आपकी जो बॉडी है वो आपको इस लेवल तक रेज़ करनी है कि आपके बार के ऊपर चली जाए चिन, ठीक है? लोअर्स द बॉडी टू फुल एक्सटेंशन। जब आप नीचे जाओगे तो आपको अपनी बॉडी को फुल एक्सटेंशन तक नीचे लेके जाना है और आपको रिपीट करना है जितनी बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अब इसमें कोई टाइम नहीं होता, ठीक है? ओवरहैंड ग्रिप, ठीक है? ओवरहैंड ग्रिप, हाँ, यही बोल देंगे इसको शायद। सिंपल टर्म्स में तो यही बोलेंगे, ओवरहैंड ग्रिप, ठीक है? अब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आप जितनी बार विदाउट फेलियर इसको परफॉर्म कर सकते हैं अपने पुलअप्स को, उतने पुलअप्स आपको यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है? स्कोरिंग क्या होगी इसकी? स्कोरिंग जनरली आप जितने पुलअप्स कर रहे हो, वो आपका काउंट ही आपका स्कोर हो जाएगा और कोई टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं, राइट? गर्ल्स की अगर हम बात करें तो इसमें है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। तो बॉयज का पुलअप्स होगा और गर्ल्स का फ्लेक्स्ड आर्म हैंग होगा। दोनों एक ही टेस्ट बैटरी के अंदर आएंगे। हाइट शुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो हाइट है बार की, वो एक लड़की की हाइट के बराबर ही होनी चाहिए। गर्ल हैज टू लिफ्ट द बॉडी दैट चिन कम्स टू लेवल ऑफ बार। तो एक अ, लड़की को अपना जो बॉडी है उसको इतना लिफ्ट करना है कि उसकी जो चिन है वो बार के ऊपर चली जाए थोड़ी सी, ठीक है? एल्बोज फ्लेक्स क्लोज टू द बार। एक इमेज देखो ये है, ठीक है? तो ये इनकी जो चिन है देखो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे गैप बना हुआ है, ठीक है? और इतना ही गैप आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है। अगर आपकी नेक जो है वो इसके नीचे आई या फिर जो आपकी चिन है वो अगर नीचे आई या फिर टच करी या फिर आपने सपोर्ट लेने की कोशिश किया तो आपका जो टाइम है वो यहाँ पे रोक दिया जाएगा और आपका काउंट आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? होल्ड द पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो बॉयज के केस में क्या था, हम पुलअप्स परफॉर्म कर रहे थे। एक पुलअप परफॉर्म किया तो एक स्कोर, दो किया तो दो स्कोर। गर्ल्स के केस में जितना ज्यादा देर तक आप बॉडी को होल्ड रख पाओगे सिचुएशन में, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहां मार्क्स मिलता है। टोटल हैंगिंग टाइम विल बी रिकॉर्डेड। टाइम इज स्टॉप्ड इफ एनी सिम्टम्स इज ऑब्जर्व। टाइम तुरंत रोक दिया जाएगा जब इनमें से कोई भी एक चीज देखी जाएगी। द गर्ल फील्स बॉडी टू कीप चिन, फील्स नहीं होगा, फेल्स होगा, ठीक है? द गर्ल फेल्स टू कीप द चिन अबव बार। तो अगर आपकी जो चिन है वो बार के नीचे आ गई तो आप फेल हो जाओगे। गर्ल चिन टचेस द बार। जो गर्ल है अगर उसकी चिन बार से टच हो गई तो भी फेल हो जाएगा। गर्ल्स चिन फॉल्स बिलो टू द लेवल ऑफ द बार। और आपकी चिन अगर नीचे आ गई तो भी आप फेल हो जाओगे। इसके साथ साथ देखो कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि आप बैक एंड फोर्थ स्विंग करो, तो वो भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ पे क्रॉस तो देखो यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। आप या तो क्रॉस रखो या फिर ओपन लेग्स रखो। और यहाँ पे आप जैसे जनरली देखा ना, किसी को लटका दो तो वो बाइसिकलिंग करने लगता है, अपने पैरों को चलाने लगता है। तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। तो किसी भी तरह का आप ये मूवमेंट करोगे तो वो सब रिस्ट्रिक्टेड है। और जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे आप फेल हो जाओगे, ठीक है? तो बॉयज के केस में कितने पुलअप्स कर रहे हो, गर्ल्स के केस में कितने लंबे टाइम तक हैंग कर पा रहे हो, उससे आपका स्कोर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है बेंट नी सिटअप्स, जो इसको हम नॉर्मल सिटअप्स भी बोलते हैं। इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक मैट चाहिए, लेइंग एरिया चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है? टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कैसे होगा? सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लाई ऑन मैट विद बेंट नी। जो नीज है वो बेंड करके आप लेट जाओगे सुपाइन पोजीशन में। लेग्स नॉट फार देन 12 इंचेस फ्रॉम बटक्स। तो आपके जो लेग्स होते हैं यहाँ पे, इनके बीच का जो गैप है ये 12 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद एंगल ऑफ लेग्स 90 डिग्री होगा। सब्जेक्ट्स लेग शुड बी होल्ड बाय एन असिस्टेंट। तो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर वो चाहे तो अपने लेग्स को होल्ड करा सकता है या फिर चाहे तो वो होल्ड नहीं भी करा सकता है। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो होल्ड नहीं करा रहा तो अपने लेग्स का मूवमेंट जैसे चाहे कर सकता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट विल स्टार्ट ऑन कमांड ऑफ रेडी गो। जैसे ही रेडी और गो किया गया आपके जो सिटअप्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 मिनट का इसमें टाइम होता है, ठीक है? 1 मिनट का टाइम मिलता है। 1 मिनट में आप जितने सिटअप्स परफॉर्म कर लोगे उतना आपका काउंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है?
फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटअप्स कंसिडर नहीं किए जाते अगर फिंगर जो है ये आपके नेक के बिहाइंड क्लैस्प नहीं है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हेड के पीछे आपके जो फिंगर्स हैं, ये आपस में क्रॉस्ड होनी चाहिए, ठीक है? एक हाथ की दूसरे हाथ के जो फिंगर्स हैं, वो क्रॉस्ड होनी चाहिए आपस में और ये पूरे टाइम आपके यहाँ पीछे रहेगा। अगर ये यहाँ से हिल जाती हैं आपकी फिंगर्स या हैंड्स मूव कर जाते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर सेटअप आप करोगे, वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड, जब आप नीचे आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो एल्बो है, वो कंप्लीटली यहाँ पे टच हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे टच हो रही होगी, तो इसका मतलब आप एल्बो जॉइंट का सपोर्ट लेके अपनी बॉडी को ऊपर उठा रहे हो। आप अपना थोड़ा बहुत हिस्सा शोल्डर तक का हिस्सा नीचे लेके जा सकते हो, लेकिन इस एल्बो को आप यहाँ पे रोक के फिर यहाँ से अपना वापस मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक्शन रिएक्शन वाला काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा भी देखा गया, तो वो पर्टिकुलर सेटअप आपकी काउंट नहीं की जाएगी। बाकी 1 मिनट के टाइम में जितनी सेटअप्स आप कर सको, आप करोगे। फिर है आपका थर्ड शटल रन टेस्ट होता है, दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। सेटअप भी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए था। इसमें 2 ब्लॉक होते हैं आपके, जिनका साइज होता है 2 इंच बाय 2 इंच बाय 4 इंच, ठीक है? ये इनका साइज हो गया। स्टॉप वॉच एंड मार्किंग पाउडर, ये आपको जरूरी होता है। जो सब्जेक्ट है वो स्पाइक्स पहन के या फिर बिना किसी शूज के भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, इसको इमेज से समझ जाओ। ये आपके एक लाइनिंग बन गई, ठीक है? रिस्ट्रेनिंग लाइन और आपकी एक लाइन यहाँ पे हो गई 10 यार्ड्स की, इनके बीच का डिफरेंस हो गया। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है? ये आपका स्टार्ट है। ये वो बॉक्स है जिनका भी हमने साइज देखा था, 2 इंच बाय 2 इंच बाय 4 इंचेस, ठीक है? अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपके 2 ब्लॉक्स रखे होते हैं। यहाँ से आप दौड़ते-दौड़ते आओगे, एक ब्लॉक को यहाँ से उठाओगे, वापस दौड़ के इधर जाओगे, ठीक है? एक आपका ये हो गया फर्स्ट, फिर आप यहाँ से वापस जाओगे, ये हो गया सेकंड, और आप यहाँ पे इस बॉक्स को रख दोगे। फिर दोबारा यहाँ आओगे तीसरी बार, फिर इस बॉक्स को उठाओगे और फिर चौथी बार वापस जाओगे और फिर यहाँ से आप फिनिश कर सकते हो। और इस केस में आपको बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती है लास्ट वाले में। आप सीधे दौड़ते-दौड़ते निकल जाओ और आपका जो फिनिशिंग टाइम होगा, वो वहाँ पे काउंट हो जाए, ठीक है? तो इसमें आपकी जो स्कोरिंग होगी, कितने कम टाइम में आप इसको कर सकते हो, उतने कम टाइम में आपको इसको करना होता है, ठीक है? बाकी यहाँ कहानी में कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है, इसको कराने का तरीका लिखा हुआ है। फिर है आपका स्कोरिंग। अच्छा, इसमें आपको 2 ट्रायल्स दिए जाएँगे। ये इम्पोर्टेंट है कि इसको पूरा परफ़ॉर्म करने के लिए 2 ट्रायल्स आपको मिलेंगे और आपका जो बेस्ट टाइम होगा, उस टाइम को कंसिडर किया जाएगा और वही आपका नोट होगा, ठीक है? और ये 10th ऑफ द सेकंड में नोट होता है। 10th ऑफ द सेकंड हो गया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8.72 में किया, तो ये आपका 8.7 या फिर 8 पॉइंट, वैसे तो राउंड ऑफ करके 8.7 होगा या फिर 8.8 करके ऐसा नोट हो सकता है, ठीक है? तो ये आपका 10th ऑफ द सेकंड हो गया, जिसमें आपका टाइम नोट किया जाएगा। इफ 2 टाइमर्स अवेलेबल, ये वो ठीक है, कोई नहीं। फिर हम बात करते हैं एसबीजे की। तो ये जो आपका टेस्ट होता है, ये आपकी लेग्स की पावर को जज करता है, ठीक है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ आपकी जो लेग्स की हैं, उसको ये जज करेगा। दोनों ही जेंडर के लिए आपका होगा। फ्लोर चाहिए, मैट चाहिए, एक पिट यूज़ की जा सकती है सैंड की, जिससे इंजरी के चांसेस ना हो, ठीक है? टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीधे इमेज पे आते हैं, यहाँ से देख लो। यहाँ पे आपकी रिस्ट्रेनिंग लाइन होगी, ठीक है? ये आपकी रिस्ट्रेनिंग लाइन है। इसके पीछे खड़े होके आपको जंप करना है और जंप करने के बाद आपका इस लाइन के जो सबसे क्लोज़ेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अ, हिट करेगा, वहां तक आपकी मेजरमेंट हो जाएगी। यानी कि इस केस में आपका ये जो हील है, ये जो लेफ्ट फुट इसका है, यहां से लेके यहां तक का आपका मेजरमेंट किया जाएगा। इन केस ये जो इंडिविजुअल है, ये पीछे की तरफ गिर जाता और इसका हाथ अगर यहां तक भी आ जाता, तो आपका जो मेजरमेंट होता, वो यहाँ हाथ तक का होता, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है रिस्ट्रेनिंग लाइन तक का। तो ये आपका परफॉर्म होता है। इसमें आपको जनरली 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है? मॉडिफाइड अगर आप कहीं देखोगे इंडिया में, तो कहीं 2 चांस देते हैं, कहीं पे 3 भी देते हैं। जनरली आफ्टर टेस्ट में आपको यहाँ पे 3 चांसेस दी जाएँगी और जो आपका बेस्ट जंप होगी, जो भी आपका डिस्टेंस होगा, वो आपका नोट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 50 यार्ड डैश, जो कि अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 47 या 48 मीटर्स के अराउंड कुछ होगा अप्रॉक्स। ये आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को जज करेगा। सिंपल सा है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, 50 यार्ड्स तक की रनिंग करनी है। जो भी आपका टाइम होगा, वो टाइम आपका एज़ अ स्कोर नोट कर लिया जाएगा और इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा, ठीक है? ये आपका 5th हो गया और लास्ट है आपका 600 यार्ड या फिर 9 मिनट। तो दोनों में से कोई भी कराया जा सकता है। 9 मिनट? नहीं, 9 मिनट नहीं होता है, 1 माइल होगा इसमें। 9 मिनट और 1 माइल होगा ये, ठीक है। देखो, अब जो जनरल जो आफ्टर टेस्ट में होता है, वो आपका होता है 600 यार्ड, जो आपका 6 टेस्ट बैटरीज की होती है। फिर से बहुत सिंपल सा होता है, 600 यार्ड आपको रनिंग करनी होती है। अब आप इसमें वॉक भी कर सकते हो या फिर आप रनिंग भी कर सकते हो, ठीक है?
अगर कोई इंडिविजुअल थक जाता है तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको भागते ही रहना है। अगर वो चाहे तो वो वॉकिंग करके भी उस डिस्टेंस को कंप्लीट कर सकता है। बस नुकसान उसका ये है कि वो ज्यादा टाइम में उसको कवर करेगा। ठीक है, अब ये 9 मिनट या फिर 1 माइल क्या होता है, ये जनरली डिपेंड करता है कि आपके एज क्या है, आप जिन बच्चों को करा रहे हो। तो 600 यार्ड की जगह आप चाहो तो 1 माइल या फिर 1.5 माइल भी करा सकते हो डिस्टेंस करके, या फिर आप 9 मिनट की रनिंग भी करा सकते हो। ठीक है, जैसे हमारा 12 मिनट कूपर वॉक टेस्ट होता है। दीपक मेडिसिन बॉल थ्रो ना वो पहले हुआ करता था, वो फिर हटा दिया गया इसमें टेस्ट बैटरी में। ये आपके 6 होते हैं जो अभी करंटली होते हैं। ठीक है, ये आपके 6 होते हैं जो करंटली होते हैं। मेडिसिन बॉल पहले होता था, उसको अभी इसमें से हटा दिया गया। तो आपका जो आफ्टर टेस्ट था वो मॉडिफाई होके 7 से 6 इवेंट में हुआ था। तो अभी हम 6 ही देखते हैं इसमें। ठीक है, कहाँ थे हम? तो 600 यार्ड पे थे। ठीक है, तो 600 और 1 माइल दोनों में से आप कुछ भी करा सकते हो, जो भी आप कराना चाहो। बस फ़र्क इतना है कि 600 यार्ड और 1 माइल में थोड़ा-सा डिस्टेंस का यहाँ पे फ़र्क हो जाता है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो 9 मिनट या 12 मिनट रन भी करा सकते हो। ठीक है, और हमारा जो 12 मिनट रन है, ये हमारा किसने दिया था? इसको हम कूपर वॉक 12 मिनट टेस्ट भी बोलते हैं। कूपर वॉक रन 12 मिनट टेस्ट। ठीक है, ये भी इसको बोला जा सकता है। ये 12 मिनट का ही होता है ना, वो कहाँ गया यार? चलो देखो, कूपर वॉक टेस्ट होता कैसे है, इसको एक बार समझ लो। इसके लिए हमको जनरली चाहिए 4 मीटर, 4 मीटर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, 400 मीटर का एक ट्रैक आप ले सकते हो। ठीक है, गुस्सा हो जाएंगे भाई ट्रैक वाले। ठीक है, 400 मीटर का स्टैंडर्ड साइज का जो ट्रैक है वो ले सकते हो, या फिर अगर इससे कम भी होगा तो चलेगा, आप इसको ले लोगे। किसी भी पोजीशन से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो फिर से गुस्सा हो जाओगे ट्रैक वाले, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पास 12 मिनट का टाइम है, और 12 मिनट में जितना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं उतना ज्यादा डिस्टेंस आप यहाँ पे कवर करेंगे। इस चीज के आइडिया के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास ये 400 मीटर का ट्रैक है, तो हर यहाँ पे 25 मीटर पे आप एक फ्लैग लगा दोगे। ठीक है, ये आपके फ्लैग्स हो गए। फॉर एन आइडिया कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या कर देते हैं, 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो आप यहाँ पे 16 फ्लैग्स लगा दोगे, और इन फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा 25 मीटर्स। अगर ये 200 मीटर का ट्रैक होता तो हम 16 फ्लैग्स यहाँ लगाते, तो हमारा डिस्टेंस हो जाता 12.5, सॉरी 50 मीटर का हमारा उसमें डिफरेंस हो जाता। 50 का ही होता ना, 200 मीटर आधा, सॉरी 8 हो जाते। ठीक है, तो हम इसमें 8 फ्लैग्स लगाते। ठीक है, अगर हमारा 200 मीटर का ये ट्रैक होता और हम इस पे 50 मीटर्स का डिस्टेंस लेते। तो ये जो हमारे फ्लैग्स होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप, या फिर आपको एक आइडिया देता है कि कितना डिस्टेंस आपका इसमें कवर हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट की विसल करोगे, आपका जो एथलीट है वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे ही आपका पहली बार तो 11 मिनट होगा, तो एक विसल होगी वार्निंग की कि लास्ट मिनट बचा है, तो इसमें एथलीट चाहे तो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। और जैसे ही 12 मिनट पे वो स्टॉप करेगा, मानो कि आपके एथलीट ने यहाँ पे स्टॉप किया। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होगा वो काउंट हो जाएगा, प्लस इसके जो नियरेस्ट पीछे वाला जो फ्लैग होगा, यानी कि इस कंडीशन में जो फ्लैग था आपका, इसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख लोगे तो 25 50 75 100 और 125 मीटर यहाँ पे आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इस फ्लैग के आगे तक पहुंचा था। यहाँ पहुंचा होता तो ये वाला फ्लैग इसका काउंट हो जाता। तो ये आपका 12 मिनट कूपर रन वॉक टेस्ट होता है, जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए होता है। ठीक है, स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या होता है भाई? सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग की बात कर रहे हो? स्नोबॉल कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 मिनट रन वॉक टेस्ट। अब आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं, हाँ सॉफ्ट बॉल थ्रो, स्नोबॉल क्या होता है रे? फिर इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसको भी हम एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 1943 में आपका ये आया था। ठीक है, और इसको डेवलप हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में। तो सबसे पहले ये आपके जो कॉलेज बॉयज थे, उनके लिए आपका ये टेस्ट आया था। और ये टेस्ट आपका मेजर क्या करता है? मोटर फिटनेस ऑफ द मोटर कंपोनेंट्स। किसने दिया था ये? कार्ल डब्ल्यू बुक वॉल्टर एंड कैरोलिना डब्ल्यू बुक वॉल्टर। तो बुक वॉल्टर नाम कहीं भी लिख के आएगा तो समझ जाना ये आपके इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ फील्ड टेस्ट टू असेस मोटर फिटनेस टेस्ट ओनली फॉर बॉयज। तो सबसे पहले ये बॉयज के लिए आया था। फिर एक साल बाद 1944 में ये हाई स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए डेवलप हुआ। और फिर 4 साल बाद 1948 में ये प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए डेवलप हो गया।
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे-सीधे पूछा जाएगा कि इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट कब-कब डेवलप हुआ था? तो 1943 में ये आपका डेवलप हो गया था। अब इसके अंदर आपकी जो टेस्ट बैटरीज़ होती है, कॉलेज मेन के लिए होती हैं 5 टेस्ट बैटरीज़, ठीक है? फॉर कॉलेज मेन 5 टेस्ट बैटरीज़ आपकी यहाँ पे होती हैं। तो ये भी नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछा गया कि कॉलेज में के लिए इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में कितनी टेस्ट बैटरीज हैं, तो वो 5 होती हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया पुलअप्स। हमने देख लिया पुलअप्स के क्या रूल होते हैं, सेम होता है यहाँ पे भी बॉयज के लिए। फिर है आपका वर्टिकल जंप्स, थर्ड है आपका स्ट्रैडल चिन्स, 4 है फ्लोर पुशअप्स यानी कि हमारे नॉर्मल पुशअप्स, और फिफ्थ है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो इसमें से पुलअप्स हमने ऊपर देख लिया था अपर में, पुशअप्स देख लिया था और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप देख लिया था। अब देखो वर्टिकल जंप्स देख लो कैसे होती है। तो ये देखो, ये राइट साइड जो आपकी इमेज है, ठीक है, ये जो लेडी है, सबसे पहले जो भी आपका एथलीट है या फिर सब्जेक्ट है, उसको नॉर्मल पोजीशन में खड़ा करना है और उनके राइट हैंड को या फिर जो भी उनका स्ट्रॉन्ग हैंड है या सीधा हाथ बोल लो, तो उसको रेस करके सबसे पहले यहाँ पे एक रिस्ट्रेनिंग लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी रिस्ट्रेनिंग लाइन हो गई या फिर मेजरेबल लाइन भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप एक मार्क लगा दोगे। उसके बाद आप अपने एथलीट को विसल दोगे या गो बोलोगे और उनको एक सिंपल सा एक जंप करके जितना ऊपर हो सके उनको यहाँ पे वॉल को टच करना होता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, इन्होंने यहाँ पे टच किया, ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो लाइन बनी थी, जो मेजरेबल लाइन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो इनका यहाँ पे स्कोर हो जाएगा, ठीक है। मानो कोई जंप करता छोटा बच्चा और उसकी लाइन यहाँ पे बनती और वो जंप करके अगर यहाँ तक जंप कर लेता, तो हम उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता, उसको हम स्कोर काउंट करते हैं। तो ये आपका है, ये आपका हो गया वर्टिकल जंप्स। और बचा आपका स्ट्रैडल चेंज। तो देखो, ये होता है आपका स्ट्रैडल चेंज। ठीक है, ये आपका स्ट्रैडल चेन है। एक आपका हेल्पर होगा, ठीक है, जो आपके हाथ को ऐसे पकड़ के खड़ा होगा। आपको यहाँ पे सिंपली जैसे ये उठ रहा है, ऐसे ही बस उठना है और फिर वापस नीचे जाना है। जब आप ऐसे उठ के वापस नीचे जाओगे, तो ये आपका एक स्ट्रैडल चेन काउंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ लोग ने किया भी होगा। ये देखो, ये बारबेल भी लगा हुआ है। जब आप नॉर्मली बारबेल से ऐसे कर लोगे ना, तो ये भी आपका स्ट्रैडल चेन जैसा काउंट हो जाएगा कि आप एक ऊपर सपोर्ट लेके रखो, ठीक है, और फिर थोड़ा सा इसको भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा जो आपका हेल्पर है, और प्लस आप तो अपनी बॉडी को यहाँ पे लिफ्ट कर ही रहे, ठीक है। तो ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करेगा। बाकी ऑलमोस्ट जो थे वो तो सारे हमारे कॉमन ही हो गए। 1 मिनट, ठीक है। तो पुलअप्स आपके अपर आर्म की या अपर बॉडी में जो आपका आर्म है उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हो गया। वर्टिकल जंप्स आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गई लेग्स की, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लेग्स की, ठीक है। स्ट्रैडल चिन्स आपके फिर से शोल्डर और आपके आर्म की स्ट्रेंथ हो गई। फ्लोर पुशअप्स आपके आर्म और शोल्डर की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो गया। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका फिर से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गया लेग्स का, ठीक है। तो ये कॉलेज मेन के लिए 5 टेस्ट बैटरीज होती हैं जो कि इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में होती हैं, और इनको आपको याद करना होगा। कोई भी तरीका बना लो इनका, ठीक है, याद करने का, पीवीएसएफएस, कुछ भी इसकी फुल फॉर्म बना लो और इसको याद कर लो, क्योंकि आपके सीयूटी पीजी में कुछ चुने हुए ही आने हैं, तो आप ऐसी ट्रिक्स इसकी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो, बात करते हैं जो 1948 में, नहीं, कब था, 1944 में, जो आपका फॉर हाई स्कूल एंड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आपका जब इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट आया, तो इसके अंदर आपकी आई 4 टेस्ट बैटरीज। ऊपर कॉलेज मैन के लिए कितनी थी, 5 थी। यहाँ पे स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आपकी 4 टेस्ट बैटरीज आई, जिसमें सबसे पहला था स्क्वाट थ्रस्ट इन 20 सेकेंड्स, सेकेंड था वर्टिकल जंप्स सेम, स्ट्रैडल चिन्स सेम, और फ्लोर पुशअप्स सेम। ये है आपका स्क्वाट थ्रस्ट इन 20 सेकेंड्स। ये जनरली आपका एब्डोमेन प्लस आपके जो क्वाड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को प्लस एंड्योरेंस को जज करता है, ठीक है। स्क्वाट थ्रस्ट किया होगा काफी लोगों ने। कैसे होता है, इस पोजीशन में आ जाओ। माउंटेन क्लाइंबर सबने किए होंगे, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबर्स की पोजीशन में आ जाते हैं और फिर हम अपने दोनों लेग्स को एक साथ यहाँ आगे ले जाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे, जहां पे आपका ये जो आपका बैक है और आपकी जो एब्डोमेन है ये इंगेज होगी, और आपके जो कॉर्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि थोड़े मोटे बना देता हूं मैं, नहीं तो फुटबॉलर्स गुस्सा हो जाएंगे। तो ये आपका ऐसे आगे लेके जाना है, जैसे हम नॉर्मल माउंटेन क्लाइंबर्स करते हैं, तो उसमें हम एक पैर को पहले आगे ले जाते हैं, फिर साइमल्टेनियसली दूसरा आगे आता है, फिर इसको ले जाते हैं, फिर इसको। बट स्क्वाट थ्रस्ट में क्या होता है कि हम एक साथ दोनों पैरों को आगे लेके जाएंगे और फिर पीछे लेके आएंगे, ठीक है। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो
ये देख लेना। ठीक है, ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गया, जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स की पोजीशन होती है। और फिर उसके बाद दोनों पैर एक साथ आगे, अरे करना भाई, और फिर पीछे। ठीक है, इसी को हमको मेंटेन करना है, इस पोजीशन को या इसी मूवमेंट को। ठीक है, इसी मूवमेंट को हमको मेंटेन करना है, और इसके अकॉर्डिंग कितना हम करेंगे, हम करेंगे 20 सेकंड्स तक। ठीक है, तो 20 सेकंड्स तक आपको स्क्वाट थ्रस्ट करने होते हैं, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है फॉर हाई स्कूल। ठीक है, बाकी तीनों जो है आपके यहाँ पे सेम है। स्कोरिंग इसकी कैसे होती है, तो स्कोरिंग करने के दो तरीके होते हैं, इनका फिक्स्ड फॉर्मूला है। ठीक है, आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस इन वेरियस टेस्ट आइटम्स द फॉलोइंग इंडाइसेस आर कैलकुलेटेड फॉर कॉलेज मेन। तो कॉलेज मेन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी उन्होंने स्ट्रैडल चिन्स का उनका जो स्कोर था उसको पुशअप से प्लस कर देंगे, इनटू वर्टिकल जंप कर देंगे और अपॉन 100 कर देंगे, तो आपका एक स्कोर आ जाएगा, फिर इनके इंडेक्स से कंपेयर हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हो, जो इनकी इंडेक्स 2 है, स्ट्रैडल चिन का जो स्कोर था उसको प्लस पुशअप कर देंगे, इनटू स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर देंगे, और फिर इसको अपॉन 100 हम कर देंगे। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके इनकी स्कोरिंग निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मुलेज हैं, इनको दिमाग में रखना, क्योंकि ये आ सकते हैं, इनके थोड़े से आने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेसीआर टेस्ट की। द जेसीआर जंप चिन एंड रन टेस्ट इज अ 3 पार्ट टेस्ट दैट मेजर्स अ पर्सन बेसिक मोटर स्किल्स। तो ये एक पर्सन की बेसिक मोटर स्किल्स को जज करता है। ये डेवलप किया था बीई फिलिप ने इन 1957। ठीक है, तो 1957 में बीई फिलिप्स ने जेसीआर टेस्ट को बनाया था। इट इज डिजाइन फॉर मेल्स बिटवीन एज ऑफ 18 से 45। तो ये मेल्स के लिए है जनरली, और 18 से 45 साल के जो मेल्स हैं उनके लिए ये टेस्ट आपका होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज, बीई फिलिप्स ने बनाया 1957 में। बेसिक मोटर स्किल्स को ये आपका मेजर करता है या जज करता है, और 18 से 45 साल के पुरुषों के लिए इसको बनाया गया था। अब जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, जेसीआर का मतलब है जे से जंप, सी से चिन और आर से रन। अब ये कौन से जंप, चिन और रन होता है, इस चीज को आप देखो आराम से। 1947 है, एक मिनट एक मिनट, मैंने एक बुक भेजी है आपको ना, उसमें क्या दिया है। हाँ, हो सकता है 47, बी फिलिप 1947। हाँ ठीक है सही बोल रहे हो। हाँ ठीक है 47 है। ऑलराइट ठीक है, करेक्शन कर लो भाई इसको, 47 है ये, 1947। ठीक है। चलो, देश आजाद हुआ था और उसी के साथ जेसीआर टेस्ट हमारा बन गया था। ठीक है, चलो, थैंक यू एनोमिनस। चलो, फिर इसका जैसे नाम है जंप, चिन और रन, तो इसी के बेस पे आपका ये बना हुआ है। सबसे पहला आपका है वर्टिकल जंप। ठीक है, वर्टिकल जंप हमने ऊपर देख लिया, क्या है वो, पावर ऑफ लेग्स को जज करने के लिए है, जब आप वर्टिकली ऊपर की तरफ जंप कर रहे हो। ठीक है, ये हमने देख लिया, 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे उसमें, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको हम जज कर लेंगे। सेकंड है आपका चिन से चिन अप्स या फिर चिनिंग अप। ये आपके हैंड्स और हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर क्लाइम करने की एक्यूरेसी है, जो हमने ऊपर देख ली थी। ठीक है, ये भी आपका चिन अप सेम हो गया। फिर आपका शटल रनिंग भी सेम हो गया, जो हमने ऊपर देख लिया था। तो हमने जो आफ्टर टेस्ट में देखा था, नहीं उत्सव, आप बुक को कंसिडर करो, गूगल को मत करो। मेरे ख्याल से ये जो नोट्स मैंने बनवाए थे, ये भी गूगल से ही बनाए गए हैं, तो इसलिए 57 होगा। आप बुक्स को करो, 1947 ही दिया है बुक्स में। ठीक है, 47 ही ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। हाँ 47 है, 47, 57 नहीं, उसको याद आ गया, मैंने उसको याद किया था। देश जब आजाद हुआ था, तो हमारे घरों में लाइटें जल गई थी ना, और फिलिप्स कंपनी की लाइटें आती हैं, तो 1947 है ना। ठीक है 47 ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक से 3 टेस्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़े से मैं आपको इस बुक से बता देता हूँ, जो मैंने आपको सेंड कर रखी है। सबसे पहले इसमें ये तो जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना, ये जो आपके बेसिक मेजरेबल इक्विपमेंट्स हैं। बॉडी वेट के लिए आपकी वेइंग मशीन होती है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। स्टैंडिंग हाइट के लिए स्टेडियोमीटर हो गया, एंथ्रोपोमेट्री हो गया। सिटिंग हाइट के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड ही हो गई, ये भी एंथ्रोपोमेट्री का ही पार्ट है। ब्लड शुगर आपका ग्लूकोमीटर से होता है। मसल फाइबर आप मसल बायोप्सी से चेक कर सकते हो। फ्लैट फुट के लिए पेडोग्राफ यूज किया जा सकता है। हार्ट बीट्स के लिए स्टेथोस्कोप यूज होता है।
बोन लेंथ के लिए बोन कैलिपर और स्ट्रेंथ के लिए डायनोमीटर जैसे इक्विपमेंट जो है वो यूज हो सकते हैं। तो इनको तो आप जरूर याद कर लेना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए इतने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, तो नहीं पूछा जाएगा इनमें से कुछ भी। सिर्फ आपके जो बेसिक वाले हैं उनको जरूर देख लेना, और जो आपके बेसिक वाले हैं वो यहाँ पे थोड़े से डिटेल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे-छोटे हैं इतना सारा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आप सिर्फ नाम से ही समझ जाओगे कि वो किस चीज़ के लिए चेक आपका हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गोनियोमीटर याद रख लेना और फ्लेक्सोमीटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खास करके गोनियोमीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है? बैलेंस के लिए बार स्टिक टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है? नेट में काफ़ी बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में तो चांसेस है कि यहाँ पे भी आ जाए। फिर बॉडी कंपोजिशन के लिए बीएमआई हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? कॉटलेट इंडेक्स इसको बोलते हैं। शायद मैंने आपको बताया होगा पिछले वाली क्लास में जब हमने बीएमआई पढ़ा था। तो बीएमआई आपका हो गया बॉडी कंपोजिशन को जज करने के लिए। इसी के साथ बॉडी कंपोजिशन के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर्स भी आपके होते हैं, जो ये आपकी 7 साइड्स होती हैं, इनको जज करते हैं, ठीक है? इनको भी आप एक बार रीड कर लेना। आते नहीं है वैसे, बट आपके आइडिया के लिए होंगे। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग आपका हो सकता है, ठीक है? या फिर अंडर वाटर वेइंग भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपका एक तरीका होता है। इसके अलावा 2 आपके और होंगे जनरली। एक आपका हो जाएगा डेक्सा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्मेट्री, ठीक है? ये आपका एक तरीका होता है। और एक आपका हो जाएगा, और आप नोट कर सकते हो, बीआईए, ठीक है? बीआईए आपका हो गया बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। तो ये 2 तरीके आपके होते हैं। हाँ, बॉड पॉड भी हो सकता है, ठीक है? बॉड पॉड भी आप नोट कर सकते हो। बॉड पॉड है कि बॉड पॉड है? बॉड पॉड है आई थिंक, ठीक है? तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है? ये जनरली आपका एक्स-रे, जो आपके 2 तरह के एक्स-रेज़ होते हैं, उनका यूज़ करके आपका फैट परसेंटेज, आपका लीन मास और साथ में आपका जो बोन डेंसिटी होती है, वो डेक्सा के थ्रू पता लगा लिया जाता है, ठीक है? बीआईए आपका जो हो गया, इसमें जनरली करंट फ्लो कराया जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है? बहुत लो लेवल का करंट होता है, और उसके मदद से आपको पता चल जाता है कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है, तो हमारी जो मसल्स वगैरह होती है ना, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होती हैं, तो उसके अंदर से जो करंट है वो पास हो जाता है। तो मशीन उस चीज को रीड कर लेती है कि वो कौन सा एरिया है जहां से जो करंट है वो इजिली पास हो रहा है। और हमारा जो फैट होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उसके अंदर से करंट पास नहीं होता। तो जितने एरिया से हमारा करंट पास नहीं हो रहा, ये मशीन पता लगा लेती है कि वो हमारा फैट परसेंटेज हमारी बॉडी का हो रखा है। तो ये एक तरीका है। डेक्सा काफी ज्यादा उसमें अच्छा होता है। डेक्सा से हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की भी जानकारी बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। और फिर ये बॉड पॉड होता है, थोड़ा सा एक्स शेप का होता है, इसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? हाइड्रोस्टैटिक वेइंग पानी की मदद से होता है, ठीक है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे होता है। इस चीज को जरूर आप याद कर लेना, ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कौन सी चीज या फिर कौन सा जो टेक्निक है वो डिपेंडेंट है, तो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग हो जाएगा, इसकी मदद से इसको देखा जाता है, ठीक है? फिर है आपका एक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस टेस्ट में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का नाम याद रख लो, ये बहुत ज्यादा फेमस है। 1943 में आया था और ब्रोहा ने इसको दिया था, ठीक है? तो लूसियन ब्रोहा, 1943 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये आपका है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद करके चले जाना। 20 इंच की आपकी बेंच इसमें यूज होती है। 5 मिनट का आपका ये टेस्ट होता है, जिसमें 30 स्टेप्स करने होते हैं आपको पर मिनट, ठीक है? तो जनरली आपका एक जो इंडिविजुअल होगा, वो जैसे आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके सामने एक 20 इंच की यहाँ पे स्टेयर्स हो सकती है, फिर बेंच हो सकती है, और इसको एक बार ऊपर जाना है और एक बार नीचे उतरना है, और 2 सेकंड्स में उसको ये पूरा टास्क परफॉर्म करना होता है। तो इसके हिसाब से 30 बार आप ऊपर नीचे कर पाओगे 1 मिनट के अंदर, और ये आपको 5 मिनट तक करना होता है, तो अराउंड आपका 150 बार ये मूवमेंट आपका होगा, ठीक है? इसके बाद जैसे ही आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, अब आपको यहाँ पे लेना होता है पल्स रेट, और पल्स रेट 30 सेकंड्स के लिए लिया जाता है। कब? सबसे पहले जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हुआ, तो जैसे ही आपको बैठाया गया, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 0.01 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको रेस्ट मिलेगा, और उसके बाद 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक का ये जो 30 सेकंड होगा, इसमें आपका जो पल्स रेट है उसको मेजर किया जाएगा। इसके बाद 30 सेकंड आपको फिर से रेस्ट मिलेगा, और जैसे ही आपका रेस्ट का टाइम 2 मिनट से 2.5 मिनट तक का होगा, यानी कि ये जो 30 सेकंड्स होंगे, फिर से दोबारा आपका एक बार पल्स रेट लिया जाएगा। देखो यहाँ लिखा भी है, 1 से 1.5 मिनट तक का, फिर 2 से 2.5 मिनट, और फिर 30 सेकंड रेस्ट करने के बाद 3 से 3.5 मिनट तक का आपके 3 बार पल्स रेट लिया जाएगा। और फिर उस पल्स रेट को लेने के बाद आपका एक फॉर्मूला यूज होगा, जो कि है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स, जो कि आपका हो जाएगा 300, क्योंकि 5 मिनट आपने एक्सरसाइज करी, इंटू 100, ये कांस्टेंट रहेगा। 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट्स इन इन रिकवरी। तो मानो कि पहले में आपका 90 सेकंड्स आया,
पल्स काउंट 30 सेकंड का, दूसरे में 80 हो गया और तीसरे में 75 हो गया। तो इन सब का आप टोटल कर लोगे 170, 75, 245 आपका इसका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 245 रख के इसको सॉल्व कर दोगे, तो फिर आप इसको इंडेक्स आप अपना देख सकोगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी होती है हाइड्रोस्टैटिक वेइंग की, वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, रिकवरी रेट को इसमें चेक करेंगे हम, ठीक है? ये हमारा जनरली कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस टेस्ट है, जो कि आपका बेस्ड है रिकवरी के ऊपर, कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर करती है, उससे पता लगाया जा सकता है कि आपका कार्डियोवास्कुलर या फिर कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है वो कैसा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। इसका ईयर याद कर लो, 1972 में आया था, और ये भी किस पर्पस के लिए आपका होता है? ये जितने भी टेस्ट हैं ये सब आपके कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस टेस्ट के लिए ही होते हैं, ठीक है? तो क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट 1972। टटल पल्स रेशियो टेस्ट, अब इसमें पल्स आ जाएगा तो आप समझ ही जाओगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए, पर ईयर इसका याद रखना 1930 में ये आपका आया था, ठीक है? कुछ और 12 मिनट वॉक रन का हमने ऊपर देख लिया था, केनेथ एच कूपर ने किया था, और फिर ये कुछ टेस्ट आपके और होते हैं, ठीक है? 1 माइल रन वॉक आप समझ जाओगे, रॉकवुड वॉकिंग टेस्ट आएगा तो आप इससे समझ जाओगे कि ये भी आपका कार्डियोवास्कुलर के लिए हो गया। स्टेप टेस्ट आएगा, कॉर्स बॉयर स्टेप टेस्ट, तो ये भी आप समझ जाओगे कार्डियोवास्कुलर के लिए है। 20 मीटर शटल रन टेस्ट, इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जनरली इसमें आप इसको समझ जाओगे कि ये स्पीड या फिर एजिलिटी के लिए है, लेकिन 20 मीटर शटल रन टेस्ट आपका जनरली बीप टेस्ट होता है, ठीक है? बीप टेस्ट आप लोग ने परफॉर्म किया होगा, तो इसी का नाम होता है 20 मीटर शटल रन टेस्ट, और ये आपका एंड्योरेंस के लिए ही होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, 20 मीटर आ गया तो फटाफट आपने इसको वो लगा दिया, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है? फिर हम बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट की कुछ। आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है क्रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट। किसने डेवलप किया था? डॉक्टर हैंस क्रॉस और डॉक्टर सोंजा वेबर ने 1954। ठीक है, फिर से इनका साल याद रख लेना। क्या मेजर करते हैं ये आपका मिनिमम स्ट्रेंथ आपकी मेजर करता है, ठीक है? इसका दूसरा नाम भी है क्रॉस मिनिमम मस्कुलर फिटनेस स्ट्रेंथ टेस्ट। ये आपकी बॉडी की जो मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए बनता है, और ये आपकी टोटल इसके अंदर 6 टेस्ट बैटरीज होती हैं, और ये आपको सिर्फ एक बार परफॉर्म करनी होती है। ये जनरली टेस्ट ही इसलिए बना था 1954 में, जहां पे यूएसए में आई थिंक या न्यूयॉर्क में ही बना था किसी क्लिनिक में, जहाँ पे आपका बैक की जो स्ट्रेंथ होती है उस चीज को चेक करने के लिए बना था, और फिर उसके बाद इसको इतना डेवलप कर दिया गया कि ये जनरली सबके ऊपर ही और स्पोर्ट्स के फील्ड में फिर स्ट्रेंथ टेस्ट की तरह यूज किए जाने लगा, ठीक है? इसकी इमेज मैंने कहीं बना के रखी है, एक मिनट। ये है इसकी इमेजेस, ठीक है? तो क्रॉस ओवर टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला आपका ये पहला वाला टेस्ट है, जो कि पहली टेस्ट बैटरी थी स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल प्लस psoas मसल्स। तो एब्डोमिनल आपको पता है, और psoas मसल्स आपकी यहाँ पे होती हैं, ठीक है? जनरली आपके लंबर रीजन पे होती है आपकी psoas मसल्स, ठीक है? और ये psoas मसल्स आपके वॉकिंग में, रनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और पूरे आपके हिप एरिया को कंट्रोल में रखती है और स्ट्रेंथनिंग करती है। तो पहला जो आपका टेस्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल प्लस psoas मसल्स, उसमें देखो सिंपली पूरा आप यहाँ पे इस पोजीशन में लेट जाओगे, हाथ आपके पीछे, पैर आपके यहाँ से पकड़े जाएंगे, और आपको एक सेटअप परफॉर्म करनी होगी, और अगर आपने एक सेटअप परफॉर्म कर दिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और आप अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में जितने कर पाओ करो, सिर्फ एक करना है। एक परफॉर्म कर दिया तो आपकी जो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ है बैक की वो पता चल गई, या फिर मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ नॉट ऑफ बैक बट आपके एब्डोमिनल रीजन की, तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई आप हो गए। सेकंड में स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल माइनस psoas मसल्स, तो psoas मसल्स को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, जिसके लिए आपके जो पैर हैं देखो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। अब आपके पैर ऐसे फोल्ड हो गए तो जो श्वास मसल्स में यहाँ पे जो जोर लग रहा था वो अब लगना बंद हो जाएगा, और इस कंडीशन में दोबारा आपको सिर्फ एक सेटअप करनी है इस तरीके से, और आप इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओ और आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड में श्वास एंड लोअर एब्डोमेन, तो आपको अपने पैर को इस तरीके से लिफ्ट करके रखना है, पैर आपके ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, हाथ आपके नेक के पीछे ऐसे ही रहेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड में थे। यहाँ पे आपका जो हाइट होनी चाहिए 10 इंचेस की हो जानी चाहिए नीचे वाली टेबल से, या फिर जो भी आपका सपोर्ट है, फ्लोर है, टेबल है, कुछ भी है, तो इससे 10 इंचेस का गैप आपका यहाँ पे बन जाना चाहिए। जैसे ही 10 इंचेस आप यहाँ पे लिफ्ट करोगे, जो भी आपका कोच होगा या फिर जो भी आपका ट्रेनर होगा वो 10 सेकेंड्स तक काउंट करेगा। अगर आपने 10 सेकेंड्स तक अपने पैर को ऐसे होल्ड करके रख लिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है? ये था थर्ड। फोर्थ है आपका अपर बैक मसल्स। तो यहाँ पे देखो अब आप प्रोन पोजीशन में आ गए, आपके हिप के नीचे यहाँ पे पिलो रख दिया गया है सपोर्ट के लिए, आपका हिप और आपका जो पैर है यहाँ पे होल्ड करके रख लिया गया है, आपके हाथ यहाँ पे पीछे हो गए नेक के पीछे, और आपको सिर्फ एक यहाँ पे लिफ्ट करना है। जैसे हम लोग सिटअप्स करते हैं, तो जब हम रिवर्स वाला सिटअप्स करते हैं उल्टा होके,
तो वो आपको एक यहाँ पे परफॉर्म कर देना है और जैसे ही आप एक कर दोगे, आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है? इसके बाद के जो 2 टेस्ट और हैं, फिर आपका लोअर बैक टेस्ट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक मसल्स। अब आपके यहाँ पे अपर बॉडी को होल्ड कर लिया गया और उसी पोजीशन में आपको सिर्फ अपने पैर को यहाँ से ऊपर उठा लेना है और फिर ये भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपके टाइम का है, आपको 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है। फोर्थ वाले में जो अपर अपर बैक वाला था वो भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है और इस कंडीशन में भी 10 सेकंड तक आपको इसको होल्ड करना है। और सिक्स्थ वाला है फ्लोर टच टेस्ट। ऐसे देखो, आपको नीचे की तरफ बेंड होना है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जनरली आपका हो गया और आपको यहाँ पे नीचे फ्लोर को टच करना है। 10 सेकंड तक आपको यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना होता है, ठीक है? तो ये आपके इसके 6 टेस्ट थे, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या-क्या इसमें परफॉर्म हो रहा है। तो ये ज़रूर याद रखना कि 6 टेस्ट बैटरीज़ इसके अंदर होती हैं। सोंजा, वेबर और हैंस क्रॉस ने इसको बनाया था 1954 में। फिर आपका है रॉजर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, ये भी आपका स्ट्रेंथ का ही हो गया, 1926 में आया था। 7 टेस्ट बैटरीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है? इनको ध्यान में रख लेना, याद कर लेना। बैक लिफ्ट और लेग लिफ्ट आपका डायनामोमीटर से जज हो रहा है। राइट हैंड ग्रिप और लेफ्ट हैंड ग्रिप आपकी मैनोमीटर से हो रही है और लंग कैपेसिटी आपकी स्पायरोमीटर से हो रही है। तो इनके भी इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रख लेना। ये आपका लंग कैपेसिटी स्पायरोमीटर से जज किया जा रहा है, ठीक है? आफर टेस्ट हमने पूरा देख लिया, जेसीआर हमने देख लिया, इंडियाना देख लिया। बैरो जर्नल आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे तो क्रॉस वेबर और ये सब भी नहीं था, बट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। बैरो वाला भी देख लेना, इतना डिटेल मत देखना, 1954 देख लेना बस। जो लोग नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और बता नहीं रहे, तो उनके भी काम आएगा, तो इसको एक बार रीड कर लेना। फिर आपका स्क्वाड मोटर एबिलिटी टेस्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथिली जॉनसन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के सीयूटी के एग्जाम से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि नेट में भी इतना नहीं आता। फिर देखो, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्किल टेस्ट के हैं, ठीक है? इसमें आपके जो मेजर गेम है, जो मेजर टेस्ट हैं, उनको जरूर याद करके चले जाना। जैसे फुटबॉल में आपका ये मैकडोनल्ड हो गया, मिचेल मैकडोनल्ड और जॉनसन सॉकर, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साई के जितने भी टेस्ट हैं वो सब 1992 में ही आए थे। साई का कोई भी टेस्ट है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, ये सब 1992 में ही आए थे, तो आपको ईयर याद करने की जरूरत है नहीं। और इनके अंदर की टेस्ट बैटरीज ऐसे पूछी जाती नहीं है, तो ये भी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, पहले के क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? इनके ईयर जरूर याद रख लेना। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि मैकडोनल्ड एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, मैकडोनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट लिख के नहीं आएगा, इसमें लिख के आएगा मैकडोनल्ड स्किल टेस्ट। तो आपको इसमें बताना होगा कि किस गेम का टेस्ट है। या फिर लिख के आ सकता है मिचेल मैकडोनल्ड टेस्ट, तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि किस गेम का ये टेस्ट है। या फिर जॉनसन टेस्ट लिख के आएगा और आपसे पूछेगा किस गेम का ये है। या तो ये पूछा जा सकता है या फिर इनके ईयर पूछे जाएंगे। तो मैकडोनल्ड आपका 1951 हो गया और मिचेल मैकडोनल्ड और जॉनसन आपका 1963 में हो गया, ठीक है? तो ये याद है मुझको, क्यों? क्योंकि मिचेल जॉनसन करके एक बहुत अच्छा बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो मिचेल जॉनसन एक ही नाम हो गया एक तरीके से, दोनों 63 में आए थे, ठीक है? ये ऐसे याद हो जाएगा। वॉलीबॉल के देख लो, ब्रैडी वॉलीबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोग ने किया भी होगा अपने बीपीएड के टाइम में। तो ये भी आपका 1945 में आया था, इसको भी एक बार देख लेना। और आपका फ्रेंच एंड कूपर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। बास्केटबॉल में जॉनसन बास्केटबॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफर वाले भी देख लेना। साई वाला इसका भी देखो 92 में ही है, इसके बाद इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हॉकी में आपके चैपमैन, साई और हरबंस सिंह तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके ईयर देख के जाना, ठीक है? बैडमिंटन में लॉकहार्ट एंड मैकफर्सन मिलर वॉल वॉली टेस्ट। और इसमें आपका एक है सर्विस वाला, कौन सा था? फ्रेंच एंड स्टॉल्टर वाला था। मेरे ख्याल से ही था। हाँ, मेरे ख्याल से यही था। एक एक और था मेरे ख्याल से, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट होता था, इसी को ही बोलते हैं शायद। इस वाले को ही मेरे ख्याल से बोलते हैं सर्विस वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऊपर के दो, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो इनके नाम याद रखना कि ये बैडमिंटन के अंदर है और प्लस इनके ईयर याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा डिटेल आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बैडमिंटन के बाद लॉन टेनिस में डायर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही आता है इसमें जनरली, तो डायर इसको याद रख लेना। फिर आपका ये क्या आ गया, रिकली एंड जोन्स वाला, तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है? तो इतने हैं आपके टेस्ट वगैरह, इनको आपको याद कर लेना, ठीक है? इस तरह का मास्टर्स नहीं किया हुआ तो नेट का एग्जाम वेस्ट है ना? वेस्ट नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में रह के भी नेट का एग्जाम दोगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लगेगा ही ना कि पेपर कैसा आता है। जरूर थोड़ा ना कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल से ही भरो, किसी दूसरी कैटेगरी से भर दो। क्वालिफाई तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है होके भी, तो आपकी फीस उसमें कम लगती है, आप एग्जाम दे सकते थे उसको। और अभी वो एनईपी लागू हो जाएगा, तो फिर तो भाई जो 4 ईयर वाले हैं एलआईपी के,
वो भी एलिजिबल हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ईयर पढ़ने का कुछ ट्रिक। यार ईयर पढ़ने का ट्रिक, अब देखो मैंने तो अगर बना के रखी है तो मैंने तो कुछ अलग तरीकों से बनाई होगी, तो उतना तो मैं यार कैसे बताऊं। कुछ तो याद करने पड़ेंगे। अरे अपनी ट्रिक्स बनाओ, ज्यादा अच्छे से याद होंगी, बाकी अगर मेरी कुछ होगी तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं क्यों छुपाऊंगा। अब कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा मतलब वैसे बनाई हैं मैंने, जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में अच्छी लगती हैं बस मुझे। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ईयर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आइडिया तो उसका लग जाएगा। कौन सा पेपर है आपका? 2023। 2023 में आपका, चलो पहले 24 वाला करते हैं ना, 24 वाला थोड़ा सा समझ में आएगा। चलो ये सॉल्व करना क्वेश्चन। अ टेस्ट इफ इट मेजर्स व्हाट इट वाज मेंट फॉर, तो इसका क्या मतलब होता है? जो टेस्ट है अगर वो उसी चीज को मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट वैलिड है, जो चीज मेजर हम करना चाह रहे हैं वो चीज वो मेजर कर पा रहा है। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट का क्या हो गया? जब हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं बार बार, तो भी इसका जो रिजल्ट है वो क्लोज टू अप्रोक्स रह रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि जब अलग अलग लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करा रहे हैं, तो भी आपका जो टेस्ट का रिजल्ट होगा वो अराउंड सेम ही रहने वाला है। ठीक है, यार मैं वही ढूंढ रहा था, मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह लिखी तो थी पर कोई याद नहीं है। एक मिनट रुको। नहीं है, चलो मैं भेज दूंगा अगर मुझे मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी आपका क्या हो गया कि जब बार बार लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं या अलग अलग लोग जब इसको करवा रहे हैं, जब टेस्ट को सेम सिचुएशन में रह के करवा रहे हैं, तो भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम टू अप्रोक्स रहने वाला है। ठीक है, और सब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट देखो साइंटिफिक तरीके से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है सब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, लेकिन आप सब्जेक्टिविटी को ऐसे समझ सकते हो कि जब हम इसका एवेल्यूएशन कर रहे हैं, जब हम फाइनल रिजल्ट्स पे आ रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सेम स्कोर पे आ रहे हैं, तो हम उसको सब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट बोल देते हैं। यानी कि अगर हमने कहा कि 10 लोग पे टेस्ट कराया और 7 लोग के स्कोर सेम आ गए, तो सब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट जो है वो अच्छी है। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है कि टेस्ट अच्छा है कि नहीं, ये तो एक अलग ही मेथड हो गया कि बच्चों के अगर मार्क्स सेम आ रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि टेस्ट अच्छा है कि नहीं। तो ये साइंटिफिक तरीके से इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट क्या, क्योंकि पेपर में था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलो इसका आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इन चारों में से किससे चेक होती है? सिट एंड रीच। ठीक है, तो सिट एंड रीच आपका जो टेस्ट होता है जनरली आपका रिक्लियन जोन्स में होता है। रिक्लियन जोन्स का क्वेश्चन भी दिया है इसमें, देखो रिक्लियन जोन्स में ही होगा ये वाला। वैसे जनरली भी होता है सिट एंड रीच। अच्छा इसमें नहीं, इसमें चेयर सिट एंड रीच। ठीक है, इसमें आपका दिया होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर ही दिया हुआ है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट है ना इन सारी बुक्स में सबसे ऊपर ही दिए होते हैं। देखो यही पेपर में आपके आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर था, तो ये देखो आपका आ गया 1952 में आपका सिट एंड रीच टेस्ट आया था, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका सिट एंड रीच टेस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, 40 यार्ड डैश क्या मेजर करेगा? स्पीड करेगा। ठीक है, वर्टिकल जंप क्या कर रहा था? लेग स्ट्रेंथ। ठीक है, वन रेपिटेशन मैक्सिमम क्या करेगा? तो लिखा ही हुआ है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके रीसेंट वाले हैं जो रीसेंट पेपर में आए। ठीक है, सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको अच्छी नॉलेज है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ जेसीआर टेस्ट बैटरी?
इनके नाम से देख लेना, जे, सी और आर से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जे से हो गया वर्टिकल जंप, सी से हो गया चिन अप्स और आर से हो गया हमारा शटल रन। तो ए बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका ये वाला है। चलो ये बताओ, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस, इन तीनों के मतलब आपको बताने हैं। ठीक है, लिस्ट 2 में पहला ऑप्शन कह रहा है कि टेस्ट वही मेजर करता है कंसिस्टेंटली जो उसको करना चाहिए। दूसरे में कहता है कि जितने लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया गया है। थर्ड कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली, जब अलग अलग लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो वैसी आ रही है। और थर्ड है द टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इन्फ्लुएंस, कोई पर्सनल बायसनेस या इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है उसमें। इसका क्या आंसर होगा? थोड़ा सा वर्ड्स को समझना कि कैसे बोल रहा है वो, उसके बाद फिर इसको आंसर करना। कंफ्यूजिंग तो है ये। फेयरनेस को कह रहा है द ट्रीट्स ऑल एग्जामिनर्स इक्वली, द टेस्ट ट्रीट्स ऑल एग्जामिनीज इक्वली। ऑब्जेक्टिविटी है द टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इन्फ्लुएंस। ठीक है, चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है। वैलिडिटी आपकी क्या हो गई? द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स, तो ए का तो 1 हो गया। फिर ए का 1 किस में है? 1 और 2 हटा दो, इसमें है। फिर आपका बी रिलायबिलिटी हो गई, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली, तो ये आपका रिपीटेबल में हो गया, तो बी का 3 दोनों में। ठीक है, तो सी 2 और डी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी आपका दे रहा है द टेस्ट ट्रीट्स ऑल एग्जामिनीज इक्वली। एग्जामिनीज का मतलब होगा कि जो स्टूडेंट है या फिर जो भी आपके बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको एग्जामिनीज बोलेंगे। द टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इन्फ्लुएंस। अच्छा ठीक है, आंसर क्या कर रहे हो सर? 3 और 4 वाली हो ना? मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए 4। क्यों? मेरा क्या इसका रीजन है, मैं एक बार इसके आंसर की चेक करूंगा। चूजन ऑप्शन 3 दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे तो ये जो बच्चे का पेपर था उसने 3 चूज किया है। मेरे हिसाब से ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी का दिया है द टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इन्फ्लुएंस। ऑब्जेक्टिविटी में देखो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपके लिए आपको जो सिचुएशंस है वो सेम रखनी है। ठीक है, जो कि एक कोच ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि ये कोच के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जो टेस्टर है, टेस्टर टू टेस्टर ऑब्जेक्टिविटी आपकी चेक हो रही है, यानी कि टेस्टर 1, टेस्टर 2, टेस्टर 3 और टेस्टर 4, इन चारों की वजह से ही आपकी ऑब्जेक्टिविटी आपको पता चलेगी कि वो ठीक है कि नहीं। अब अगर इनमें से एक ने भी पर्सनली कुछ चेंज करने की कोशिश करी, यानी कि बायसनेस लाने की कोशिश करी या कुछ भी चेंजेस किया, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो खराब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इन चारों में जो इसका बायसनेस है वो नहीं होनी चाहिए। और वो कौन कर सकता है? जो इसके टेस्टर्स हैं वही कर सकते हैं। फेयरनेस को हम कह सकते हैं द टेस्ट ट्रीट्स ऑल एग्जामिनीज इक्वली। हाँ, ठीक है, कंफ्यूजिंग तो है ये। द टेस्ट ट्रीट्स ऑल एग्जामिनीज इक्वली, ऑल एग्जामिनीज इक्वली। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हाँ, फेयरनेस 4 भी सही है। प्लेयर 001 क्या बोल रहा है? C4A1 आंसर इज 4। फेयरनेस को मैं इसलिए बोल रहा हूं ऑप्शन 2, क्योंकि फेयरनेस देखो एक पर्टिकुलर टेस्ट, यहां पे एक पर्टिकुलर टेस्ट की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर टेस्ट सारे एग्जामिनीज को इक्वली ट्रीट कर रहा है। ऑब्जेक्टिविटी की जब बात हो रही है तो फिर मल्टीपल टेस्ट की बात होनी चाहिए। ठीक है,
द टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इन्फ्लुएंस। जब हम इस टेस्ट में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी की, तो इसमें किसी एक का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर आदमी इसको चेंज नहीं करना चाहिए। फेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने एग्जामिनीज हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। एक टेस्ट के अंदर जितने एग्जामिनीज हैं हम उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तभी हमारी जो फेयरनेस होगी इस टेस्ट के अंदर कंसिडर होगी। चलो, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसकी आंसर की एक बार चेक करूंगा। आंसर की में जो आंसर होगा हम उसको मान लेंगे, ठीक है। मेरे पास नोट नहीं आंसर किया, देखनी पड़ेगी मेरे को, मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर अगर एनटीए की लैंग्वेज ऐसी है तो फिर हमको एनटीए की लैंग्वेज के हिसाब से चीजें समझनी पड़ेंगी, ताकि दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर आप इसी लैंग्वेज के ऊपर प्रिफर कर पाओ कि जो भी लैंग्वेज पूछी है वो क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलो 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 मैं बता दूंगा, ये टेंशन नहीं। थोड़ा सा है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आपके इस पेपर में, चलो ये बताओ जरा, कौन सी चीज क्या मेजर कर रही है? चैट जीपीटी ऑप्शन 4। अरे कुछ का 4 आंसर है, कुछ का 3 आंसर है, क्यों भाई इसमें क्या कंफ्यूजन हो गई? सबसे इजी वाला देख लो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप शटल। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स हो गया, बी का 1। अरे बी का 1 एक ही तो दिया हुआ है बस, थर्ड ठीक हो गया। 4 वाले कौन है भाई, 4 क्यों? ए का 1? नहीं नहीं भाई, गलती से हो गया होगा मे बी आपसे। थर्ड आंसर ठीक है, ठीक है। एक ही देख लो सिंपल सा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स बता रहा है। इसके बाद ए का 3 है, पुलअप्स जो आपका है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बता रहा है, तो चलो इसको स्किप भी कर दो। शटल रन आपका सी का 4 स्पीड और एजिलिटी बताता है। 50 यार्ड डैश आपका क्या बता रहा है? स्पीड एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। शटल रन में आपकी एजिलिटी तो है, यहां गए कितनी जल्दी आपने पोजीशन चेंज की, फिर चेंज करी और फिर चेंज करी, तो ये आपका एजिलिटी हो गया इसमें, ठीक है। अब 2023 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जो आपके पेपर में आए हैं। चलो, इसको असर्शन और रीजनिंग देख के मत करो, इसको स्टेटमेंट वाइज करो, कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देख के कर लो। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है, तो चलो देखते हैं। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट मींस दैट अ टेस्ट व्हेन अप्लाइड बाय डिफरेंट टेस्टर्स शुड गिव ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब पूछा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग व्हेन मल्टीपल टेस्टर्स आर एंगेज्ड, इट्स एसेंशियल टू ट्रेन द टेस्टर्स ऑन सिमिलर टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स बिफोर द टेस्ट बिगिंस, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब होता है कि जब अलग-अलग लोग किसी टेस्ट को लेते हैं, तो वो अप्रॉक्स एक जैसा रिजल्ट देता है। रीजन में कह रहा है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जब अलग-अलग टेस्टर्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो जो कंडीशंस हैं या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक जैसे ही रखें टेस्ट शुरू होने के पहले। ठीक है, तो वन आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब होता है, द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट मींस दैट टेस्ट व्हेन अप्लाइड बाय डिफरेंट टेस्टर्स, जब अलग अलग टेस्टर्स ने अप्लाई किया तो शुड गिव ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स, तो अप्रॉक्स सेम रिजल्ट्स ही वो देता है, तो ये तो ठीक हो गया। रीजन में दिया ड्यूरिंग टेस्टिंग व्हेन मल्टीपल टेस्टर्स आर एंगेज, जब बहुत सारे टेस्टर्स एंगेज होते हैं टेस्ट लेने के दौरान, तो इट्स एसेंशियल टू ट्रेन द टेस्टर्स ऑन सिमिलर टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, तो उनको टेस्टर्स को सेम प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए ही आपके टेस्ट को शुरू करना पड़ता है, तो ये भी आपका ठीक हो गया, ठीक है। तो वैसे तो इसका फर्स्ट आंसर ठीक है, और स्टेटमेंट भी होता तो आपका फर्स्ट आंसर ही ठीक हो जाता। फिर आपका एक क्वेश्चन है लास्ट में, पहले मैं देखो आंसर हटाया कि नहीं। चलो, ये देखो, ये आपका आ रखा है टेस्ट, और वो किस चीज से रिलेट करता है। चलो फटाफट इसका आंसर करो। ये वाला मेरे ख्याल से इजी था, जब मैंने, एक मिनट, एक ऑप्शन रह गया। हाँ, चलो मैं बताता हूँ इजी है कि नहीं अभी ये। हाँ इजी है, चलो, गलत नहीं होना चाहिए भाई, प्लीज कोई गलत मत करना इसको, इजी है ये बहुत, ध्यान से पढ़ लो।
नहीं अनुपम, सेम सिचुएशन ऑब्जेक्टिविटी में तो होगा। जब अलग अलग टेस्टर्स किसी टेस्ट को परफॉर्म करा रहे हैं तो उनको सिचुएशन सेम रखनी पड़ेगी ना, वरना आप कैसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट की अच्छी है, तो ऑब्जेक्टिविटी की तो बात ही नहीं होगी। सेम सिचुएशन रखने की बात हुई है, सेम स्कोर आने की बार बार बात नहीं हो रही। 3 ना, ठीक है। सबसे पहले मैकडोनल्ड्स किल्ड, तो ये आपका फुटबॉल का था, ठीक है। ए का 4 हो गया तो 1 कट गया, ये कट गया। हेलमैन टेस्ट बैटरी अगर नहीं याद है तो क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट याद होगा। स्टेप टेस्ट है तो कार्डियोवास्कुलर हो गया, तो सी का 1 और सी का 1 एक में दिया तो ये आपका ठीक हो गया, ठीक है। बाकी आपका जेसीआर टेस्ट बैटरी डी का 2 मोटर फिटनेस वाला था, और आपका हेलमैन टेस्ट बैटरी वॉलीबॉल का है, ठीक है। तो ये भी देखो मेरे ख्याल से इसमें दिया होगा वॉलीबॉल के में, नहीं दिया कि हेलमैन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जरूर एक बार याद कर लेना कि ये आपके किस गेम से रिलेशन अपना रखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपके आए थे। ये वाला भी देखो आपका यूनिट ऐसा हो गया कि अब आपको थोड़ा बहुत याद करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना। रोज एक टेस्ट उठाओ या एक गेम उठाओ और उसको अच्छे से पढ़ डालो और याद कर डालो, ठीक है। आज रात में कोशिश करो फुटबॉल के सारे याद कर लो, कल वॉलीबॉल के कर लेना, फिर बास्केटबॉल के कर लेना, ऐसे एक एक करके करो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखो इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चंस आपसे अगर मिस हो जाते हैं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। तो ये तो स्कोरिंग यूनिट्स हैं जो याद करके जाने हैं और बस आंसर कर देना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा यूनिट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम जरा एक बार मैं सिलेबस देख लूँ जरा, एक मिनट रुकना जरा, सिलेबस देखो फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। अगला यूनिट कौन सा जरा बताना यार। मिल नहीं रहा, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, चलो ठीक है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट शुरू कर देंगे। ओलंपिक, क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ओलंपिक, ओलंपिक्स है नेक्स्ट, नहीं नहीं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला होगा ना, उसको कल शुरू कर लेंगे। और डेट्स वाला क्या, एनोमनस क्या बोल रहे हो, किंग ऑफ लंका, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ और आपके एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में नहीं पढ़ी थी क्या, बताई होगी मैम ने। रिलेटिव स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ आपकी दो तरह की स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। जनरल बेसिस पे मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ आपकी हो गई कि आप कितना वेट उठा रहे हो या कितना रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हो, वो आपकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो गई। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 80 किलो का है और वो 150 किलो उठा ले रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो गई 150 किलो। जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम जो वेट को लिफ्ट कर रहे हैं हम उसके बॉडी से कंपेयर करके करते हैं कि वो कितना उठा पा रहा है, तो उसका एक छोटा सा स्कोर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एग्जांपल से समझ लेना, बाकी कल क्लास में थोड़ा अच्छे से मैं समझा दूंगा। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो गया कि मानो कि कोई आदमी है 50 किलो का और वो उठा रहा है 100 किलो, ठीक है। और एक आदमी है जो है 40 किलो का और वो उठा रहा है 90 किलो, ठीक। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया रेशियो पर ठीक है, मानो कि पॉसिबल है। 50 किलो वाला 80 किलो उठा रहा है और 40 किलो वाला 90 किलो उठा रहा है। नहीं कुछ गड़बड़ बोला मैंने, रुको 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 भाई, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ तो फिर एक मिनट रुको। चलो अच्छा टॉपिक छेड़ दिया तो, मैम ने बताया नहीं था क्या, देखो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ आपकी जो होती है ना, इसको आप 1 RM भी बोल सकते हो कि कितना आप मैक्सिमम उठा पा रहे हो, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी जो होती है ये आपका आप इसको बोल सकते हो, ये आपके बॉडी वेट से कंपेयर करती है, यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब इसको अगर एग्जांपल से समझना है तो मानो कि एक बंदा है 50 किलोग्राम्स का
और एक बंदा है 40 किलोग्राम्स का, ठीक है। 50 किलोग्राम वाला जो है ये उठा रहा है 100 किलो, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 100 किलो, और जो 40 किलोग्राम वाला है ये उठा रहा है 90 किलो, ठीक है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ यहाँ पे बोलूंगा, तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा है यहाँ पे? एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि डायरेक्टली बस इतना देख लो कि सामने वाला कितना वेट उठा पा रहा है। तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ इन दोनों में किसकी ज्यादा हो गई? 50 वाले की, 40 वाले की? 50 वाले की होगी ना। तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के मामले में बोलेंगे कि 50 किलो वाला जो है वो हमारा बेटर है, ठीक है। लेकिन जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसकी बॉडी से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? जो वेट इसने लिफ्ट किया है अपॉन इसका कितना बॉडी वेट है। तो इस कंडीशन में जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो इसका स्कोर क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस अपॉन बॉडी वेट। तो इसका आ गया 2, ठीक है। और जब हम इसकी बात करेंगे अब, तो इसका क्या आएगा? 90 अपॉन 40। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका अराउंड 2.25। तो अब रिलेटिव स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो गया इस कंडीशन में? किसकी ज्यादा हो रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ? 40 वाले की, ठीक है। तो कभी भी जिम में जाना ना, और आपसे कोई ज्यादा डोले शोले वाला हो, एकदम आपसे एज में भी बड़ा हो, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो, और वो आपको दिखा रहा हो उठा के कि 120 किलो और आप 100 किलो भी उठा पा रहे हो, तो उससे बोल देना कि भाई अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मत दिखाओ और रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाओ। आप कम वेट होने के बावजूद अपने से ज्यादा वेट उठा रहे हो, अपने से ढाई 2 गुना उठा ले रहे हो, और वो वाला अपने वेट से सिर्फ 1.5 गुना उठा पा रहा हो। तो बोलना कि जज करना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में करो, एब्सोल्यूट में मत करो, ठीक है। तो ये आपका सही तरीका होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर करने का, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? किसने पूछा था भाई? लंकेश्वर ने पूछा था। चलो ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है, सेम टाइम पे। और आगे का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला जो यूनिट है वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, ये सारी चीजें आती हैं, तो हम उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं।